हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेसन थर्ड अपन पढ़ रहे थे मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में यानी धातु और अधातु में हमने धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म देख लिए। आज आगे का टॉपिक है अपना एक्वा रेजिया। देखो, एक्वा रेजिया एक ऐसा मिश्रण है जिसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल को मिला के बनाया जाता है। इस मिश्रण में इतनी क्षमता होती है कि गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी गला सकता है। तो गोल्ड और प्लेटिनम इनको गलाने में इसका उपयोग किया जाता है एक्वा रेजिया का। और ये अनुपात याद रखना है कि कितने अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, कितने अनुपात में नाइट्रिक अम्ल। तो 3:1। कई बार अपन देखते हैं जो ग्रामीण में गोल्ड साफ करने वाले आते हैं, वो ऐसे ही मिश्रण अपने पास रखते हैं जिसके कारण धातुओं का कुछ पार्ट है वो उस एक्वा रेजिया में पिघल कर चला जाता है और नीचे की क्लीन धातु निकल आती है ना। तो ये एक्वा रेजिया का उपयोग आपके समझ आ गया, गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में किया जाता है। अब अपन फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ के आए थे सक्रियता श्रेणी। ये अपन ने विस्थापन अभिक्रिया में देखी थी कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु से आयन या समूह का प्रतिस्थापन कर देती है। तो ये सक्रियता श्रेणी पे निर्भर करता है। जो अधिक क्रियाशील धातु हैं वो कम क्रियाशील धातु से आयन का प्रतिस्थापन करेंगी। सक्रियता श्रेणी का मतलब है धातुओं की क्रियाशीलता का ऐसा क्रम जिसमें उनको क्रियाशीलता के अधिक क्रियाशीलता से कम क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया गया। यानी धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम जिसमें अधिक क्रियाशील धातुओं को ऊपर रखा गया है और कम क्रियाशील धातुओं को श्रेणी में निम्नतम स्तर पर रखा गया है। इस श्रेणी में हम देखें तो 5-6 इंपॉर्टेंट अपने लिए वो याद करके रखेंगे। सबसे अधिक क्रियाशील धातु हैं सोडियम और पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील धातु है गोल्ड है, प्लेटिनम है, ठीक है ना। तो सक्रियता श्रेणी में सोडियम पोटेशियम आएंगी। इसकी पूरी जो सीरीज है वो मैंने शॉर्ट्स में डाल रखी है, आप देख लेना वहाँ से। गोल्ड और प्लेटिनम है वो सबसे कम क्रियाशील है धातुओं की श्रेणी में। हमने देखा था कॉपर है वो Ag से अधिक क्रियाशील है, बाकी धातुओं से कम क्रियाशील है। ये विस्थापन अभिक्रिया में हम कर चुके। अब पढ़ेंगे अधातु। हमने धातुओं के बारे में पढ़ ली, उनका उदाहरण देख लिए, उनके भौतिक गुण देख लिए। इसी प्रकार से अब अधातु, उनके उदाहरण और भौतिक और रासायनिक गुण धर्म देखेंगे। तो धातुओं की तुलना में अधातु की संख्या थोड़ी कम है। सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सब अधातु है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था धातु लगभग ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन मरकरी या पारा ऐसी धातु थी जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी प्रकार से ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा अधातु या तो ठोस अवस्था में मिलेंगी या आपको गैसीय अवस्था में, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, गैसीय अवस्था में मिलेंगी। अधातुओं में वो सारे गुण नहीं पाए जाएंगे जो धातु में मिले थे। धातु में हमने पढ़ा था धातु में धात्विक चमक होती है, अधातु में धात्विक चमक नहीं पाई जाती। केवल आयोडीन एक ऐसी अधातु है अपवाद स्वरूप जो चमकीली दिखाई देती है। अगला था धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, जिसे आघात वर्धनीयता कहा था। अधातुओं को पीटने पर ये छोटे टुकड़ों में भंगूर होकर टूट जाती हैं। छोटे छोटे, जैसे कोयले को आप पीटोगे कार्बन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। तो आघात वर्धनीयता का गुण अधातु में नहीं पाया जाता। नहीं अधातु में तन्यता का गुण होता है, अर्थात अधातुओं को खींचकर पतले तारों में नहीं बदला जा सकता। अधातुएं उष्मा की कुचालक होती हैं और विद्युत की भी कुचालक होती हैं, लेकिन एकमात्र अधातु ग्रेफाइट जो कार्बन का अपरूप है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का सुचालक होता है। बाकी सभी धातुएं उष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक। लेकिन अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट जो कार्बन का अपरूप है
वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उसकी संरचना में एक कार्बन से 4 कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं, लेकिन ग्रेफाइट की संरचना परतीय होने के कारण 3 कार्बन परमाणु तो उससे जुड़ पाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, मुक्त रहता है, जिसके कारण ये विद्युत का चालन करता है। अधातुओं में चमक नहीं होती, इसका एग्जाम्पल आपको बता दिया। आयोडीन में फिर भी चमक, आपको अर्धस्वरूप आयोडीन चमकीला होता है। गलनांक क्वथनांक भी इनके कम होंगे क्योंकि आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, तो गलनांक क्वथनांक दोनों। गलनांक वह ताप जिस पर किसी ठोस को गर्म किया जाए तो वो द्रव्य में बदल जाए, गलनांक, उसको गलाने वाला ताप गलनांक। क्वथनांक वाष्प में बदलेगा, तो वह ताप जिस पे कोई द्रव्य वाष्प में बदल जाए उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक। दोनों ही अधातुओं के कम होते हैं। और कमरे के ताप पर कई अधातु हैं, वो गैस के रूप में भी अपने को मिलती हैं। अब देखो भौतिक गुणों में वही गुण करने हैं, आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, सोनोरस का नहीं पाया जाता, यानी धावनिकता का, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, उष्मा की कुछ अलग होती हैं, गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। अब रासायनिक गुणधर्म देखो, जैसे हमने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देखे ना, उसी प्रकार से धातुओं की भी दहन अभिक्रिया करवाई जाएगी, या जल से अभिक्रिया करवाई जाएगी, या अम्लों से अभिक्रिया करवाई जाएगी, और इसमें उत्पाद क्या बनते हैं ये देखेंगे। अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अधातु भी अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है, और अधात्विक ऑक्साइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के अधात्विक ऑक्साइड है, अम्लीय प्रकृति के। तो ऑक्सीजन के साथ अधातु की अभिक्रिया आपको बताई गई है, जैसे कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार से सल्फर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो जितनी भी दहन अभिक्रियाओं में जो ऑक्साइड बनते हैं वो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अपन ने पढ़ा था धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के थे, क्षारीय प्रकृति की। लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड हैं वो उभयधर्मी प्रकृति के हैं। धातुओं में हमने अपवाद स्वरूप 2 ऑक्साइड ऐसे पढ़े थे जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो वो धात्विक ऑक्साइड थे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जो उभयधर्मी प्रकृति रखते हैं। बाकी सभी धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के तथा अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसके बाद देखो, नोट करके आपको बता रखा नोट्स में मैंने, देख लेना। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी जल के साथ घुलकर क्या बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे। अधातु की यदि आप किसी अम्ल से अभिक्रिया करवाओगे तो अम्ल से अभिक्रिया के दौरान वह जल का अणु बनाएगा और साथ में या तो कोई गैस बनेगी या कोई एसिड बनेगा। तो देखो H2SO4 से सल्फर की अभिक्रिया करवाई गई तो सल्फर डाइऑक्साइड बना ली, साथ में जल। नाइट्रिक अम्ल से फॉस्फोरस की अभिक्रिया करवाई गई तो फॉस्फोरिक एसिड बना लिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल। नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक या फास्फोरिक एसिड के साथ है आपको अधातु की अभिक्रिया बताई। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगी अधातु तो सल्फर मोनोक्लोराइड बना देगी। जैसे सल्फर की कराएंगे तो सल्फर मोनोक्लोराइड, फॉस्फोरस की करवाएंगे तो फॉस्फोरस मोनोक्लोराइड। इस प्रकार से क्लोरीन से अभिक्रिया करके अधातु है वो उसके मोनोक्लोराइड बनाती है। और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगी तो सहसंयोजक बंध के द्वारा हाइड्राइड बना लेंगे अधातु। हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, सहसंयोजक, उन्हीं के सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा हाइड्राइड बनाती हैं। अब देखो उत्कृष्ट गैस, आवर्त सारणी बनाएगी हमारी, जिसमें 7 तो आवर्त है और 18 वर्ग है। इस आवर्त सारणी में 18वें वर्ग में जो तत्व आते हैं जिनका अष्टक पूर्ण होता है उन्हें उत्कृष्ट कैसे कहते हैं। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, जिनोन है, रेडोन है, ये सारी उत्कृष्ट गैसें हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, मरकरी। ऐसी धातु जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है, गैलियम और सीजियम। ऐसी अधातु जो चमकीली होती है, आयोडीन। इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखना फिर। ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, ग्रेफाइट। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को क्षारीय धातु कहते हैं। अपर रूप, कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, उन्हें अपर रूप कहते हैं।
अपरूप में कार्बन के अपरूप हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है। हीरा है वो कार्बन का ऐसा अपरूप है जो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, गलनांक का उथनांक भी एक अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट है जो है धातु होते हुए विद्युत का चालन करता है। ये आज का अपना टॉपिक था। थर्ड लेसन का लास्ट पार्ट बचा है, वो कल करवा देंगे। ओके।